हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है क्रिएटर। में दिखा देते हैं कि हमें चांद पर कुछ गाड़ियां और क्रेनें वगैरह जा रही होती हैं। ज़मीन पर जंग होने की वजह से ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाती है, इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा जाता है ताकि वहां पर जाके वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कुछ कॉलोनीज बना सके। तभी इंसान ज़मीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेटेओर की बारिश हुआ करती थी जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया करते थे। इसलिए इनको ये सारे फैसले बदलने पड़ते हैं। तभी उन्होंने चांद पर माइनिंग करना शुरू कर दिया ताकि वो इंसानी ज़िंदगी के लिए कुछ आसान तरीके हल ढूंढ सकें। बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा जाता है जिनको माइनर्स कहा जाता है, और साथ ही असूल बनाया गया कि जो माइनर्स यहाँ चांद पर आएंगे उनको अपनी पूरी फैमिली को भी साथ चांद पर लाना होगा। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाई जाते हैं जो कि इसी जगह यानी चांद पर पैदा हुए हैं। वो सभी स्पेस रोवर जो कि चांद पर चलने वाली गाड़ी होती है उसे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें से एक बच्चा जिसका नाम कैलिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल होता है जो उसके डैड का होता है। वो भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे जाते हैं, जिससे कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पे भेजने का फैसला किया जाता है, जहां पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहां पर जिंदगी हर तरह के लिहाज से काफ़ी इजी मतलब ज़मीन जैसी लोग गुजार रहे थे। लोग बहुत मज़े से वहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें यह बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने का सफ़र तकरीबन 75 साल का होता है, और ये सफ़र तय करने के लिए एक स्लीपिंग चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंसान सो जाता है और उसकी ना उम्र बढ़ती है ना उसका जिस्म पर उसका कोई असर होता है। कैलेब इस बात को जानता था कि उसको ओमेगा पर जाने में 75 साल लगेंगे, लेकिन कैलेब जान से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि वो फिर अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। जिस पर एक लड़ी इससे मिलती है, वो इसे बताती है कि अगले ही दिन मेटेओर का तूफान आने वाला है और उस तूफान के बाद तुम्हें ओमेगा पर भेजा जाएगा। कैलेब वो अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो सोचता है कि कैसे वो अपनी इस बिल्डिंग की ऊंचाई में जाकर अपने डैड के साथ बेसमेंट में बैठकर बातें किया करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद के उस एरिया के पार कोई खतरनाक चीज आके गिरी थी, जिससे वहाँ पर एक क्रेटर मतलब गड्ढा बन जाता है। तुम एक बार उस जगह जाकर लाजमी देखना। लेकिन चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना किया हुआ था, क्योंकि चांद पर मेटेओर की बारिश हुआ करती थी ताकि वो वहाँ पर जाने से किसी भी इंसान को नुकसान ना हो। जिस कैप्सूल को हमने कैलेब के हाथ में देखा था वो उसे एक गार्ड ने दिया होता है, जो कि उसकी डैड की राख में से उसे मिलता है। अभी कैलेब ये बैठकर सोच ही रहा तो उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं जो उसके चांद छोड़कर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलन होता है, वो कैलेब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था जो क्रेटर के पास जाने की थी। तभी डेलन कैलेब को कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारा यहाँ से जाने से पहले ही तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना करें। इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हम क्रेटर को भी देख लेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। वो वहाँ जाने के लिए अपना सारा सामान ढूंढने लग पड़ते हैं। इन्होंने वो सभी सामान इकट्ठा कर लिया था जो कि चांद पर बाहर निकलने के लिए इनको जरूरी था, लेकिन अभी अपने इस कॉलोनी से बाहर जाने के लिए एक कोड चाहिए था जो कि इनको मालूम नहीं होता। यहाँ पर डेलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है और वो एक साइंटिस्ट की बेटी है और उसे इसको बाहर जाने का कोड पता होगा। तो डेलन कहते हैं क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। तभी वहाँ पर डेलन एडिटर से बात करने आता है तो वो उसका कोई बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी डेलन कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा था और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था और तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगती हो। फिर वो लड़की से बात करने लगती है और यहाँ पर डेलन उसे सब कुछ बता देता है कि हमें क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर एडिसन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर डेलन भी उसे अपने साथ जाने की इजाज़त दे देता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं और वो उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। कैलेब उसके अलार्म की तार को पहले ही खींच देता है ताकि इसके अलार्म का शोर ना हो। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड लगाता है जिससे गेट खुल जाता
होता है। ये सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने के लिए जिम्मेदारी डैलन पर थी, क्योंकि इस सब में से वही ड्राइविंग जानता था। तो वो चांद का सफर शुरू कर रहे हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। मगर इन लोगों को मेटेओर के तूफान के आने से पहले क्रिएटर को ढूंढना होता है और वापस भी आना होता है, क्योंकि जब मेटेओर की बारिश होती है तभी कॉलोनी को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था ताकि अंदर के लोगों को नुकसान ना हो। सफ़र के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। मतलब कि अगर कोई इंसान यहाँ पर काम करते वक्त मर जाता है तो उसकी फैमिली में से कोई भी हो, उसका बेटा हो या उसकी बेटी, उसे बाकी काम पूरा करना होता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र तकरीबन 18 साल होनी चाहिए। उससे कम के शख्स को ये काम नहीं करना पड़ता और उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा जो कि ओमेगा प्लैनेट पर रहते होंगे, जिन्होंने चांद पर भेजा था। इस पर एडिसन कहती है कि तो क्या हुआ, एक माइनिंग का ही तो काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी, इसलिए उसे इतना कुछ पता नहीं था। असल बात के बारे में उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पर डैलन उसे सारी बात समझा देता है कि अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान थी। अब आगे का रास्ता इनको पैदल चलकर तय करना था। तभी सब अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं, जिसमें एडिसन का सूट सबसे अलग था और सबसे खूबसूरत था। खैर ये बाहर आते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल की ना होने की वजह से ये वहाँ पर अब कूदने लग पड़ते हैं। वो ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे। सभी यहाँ पर खेलने लगते हैं। तभी एडिसन की नज़र ज़मीन पर पड़ती है तो जब एडिसन ज़मीन की तरफ देती है वो उदास हो जाती है। वो अपने ज़मीन पर गुजरे पलों को याद करती है। तभी एडिसन पीछे देखती है। कैलिब और डैलन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर से फजा में अपने आप को रस्सी से बांधकर उड़ रहे होते हैं। एडिसन ये देखकर कहती है कि ये खतरनाक हो जाता है। ऐसा करने से तो रस्सी टूटने की वजह से तुम फजा में भी जा सकते हो। लेकिन वो सभी एडिसन की बात नहीं सुनते और वो सभी फजा में उड़ने लगते हैं। तभी उनका एक दोस्त रस्सी टूटने की वजह से खला में ही रह जाता है। तभी वो सब बचाने के लिए एक सिलेंडर लेता है और उसके दोस्त अपने दूसरे दोस्त को किसी भी तरीके से बचा लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से इनकी बहुत सारी ऑक्सीजन ज़ाया हो जाती है। अब इनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि ये क्रिएटर के पास पहुंच सके। सभी बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है जहां पर हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल सकते हैं। तभी वो मेटेओर की बारिश होने से पहले वहां पर आ जाते हैं। खैर ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तभी उन्हें वहाँ पर इंसानों की परछाइयाँ भी नजर आती हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तो वो यहाँ पर लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतले थे जो कि एक डमी की, और ये कोई आउटपोस्ट नहीं थी बल्कि एक घर का मॉडल तैयार किया हुआ था जो कि ये बता रहा था कि अगर हम इंसान चांद पर रहते तो वो इस तरह रहते। वहाँ पर इन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन भी मिल जाता है। वहाँ पर रात हो जाती है। तभी वो सभी यहाँ पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। डैलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि मेरे डैड मुझे अकेला से उसको छोड़ जाते हैं। तभी एडिसन भी डैलन को बताती है कि मेरे डैड और मॉम की तलाक हो जाती है। इसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को और मुझे लेकर ओमेगा प्लैनेट पर चली गई। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। सब लोग सो गए थे मगर कैलिब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे। कैलिब एडिसन से बातें कर लेता है। वो कहता है कि मेरे डैड की मौत के बाद मेरे दोस्त डैलन ने मुझे सहारा दिया था, वो मेरा सब कुछ है। मैं जब ओमेगा पर चला जाऊंगा तो वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तो इसलिए तुम मेरे जाने के बाद तुम हमेशा उसके साथ रहना ताकि वो कभी उदास ना हो। मुझसे तुम वादा करो कि तुम ऐसा करोगे। उसने भी कैलिब से वादा कर लिया कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। जब सुबह आती है तो दोबारा अपने सफ़र शुरू करते हैं। तब अब इनके रोवर की बैटरी ख़त्म हो रही थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ये सब देखकर वो सभी परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि हमें मेटेओर की बारिश होने से पहले ही क्रिएटर तक पहुंचना होता है। तभी वो क्रिएटर के पास पहुंचकर वहां पर अलार्म चला देते हैं ताकि वो गार्ड जानकर इनको बचा लें। ये सब अभी जल्दी से क्रिएटर को ढूंढ लेते हैं और उस खड्डे तक पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये सीढ़ियाँ उतरकर एक अजीब सी जगह आ जाते हैं। वहाँ पर एक दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है। वो उसे प्रेस करती है जिससे पूरा ही व्यू बदल जाता है। सारी जगह एक बदल गई थी जैसे कि वो एक
ज़मीन पर हों। ये सब कुछ असल तो नहीं था, लेकिन उन्हें ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, वो देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड देता है। तभी कैलिब यहाँ पर एक पत्थर उठाकर देखता है तो वहाँ पर नीचे उसके पापा और उसकी माँ की फ़ोटो नज़र आती है। कैलिब ने अपने मॉम को पहली बार इस तस्वीर में देखा होता है। वहाँ पर एक राख भी होती है जो इसकी मॉम की होती है। तभी उसे पता चलता है कि इसके डैड यहाँ पर आने के लिए क्यों कहते थे। वो बहुत दुखी था। डेलन उसे कहता है कि अपनी ज़िंदगी के हसीन पल को तुम क्यों रो कर क्यों गवा रहे हो। यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो महीने के 20 साल मुकम्मल करे और यहाँ से आज़ाद हो जाए और वो ओमेगा पर जाएगा। और वो बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारे डैड ने भी इसलिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर कैलिब को पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर आत्महत्या की है ताकि कैलिब को मुझसे आसान ज़िंदगी मिल सके और वो ओमेगा पर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके, जिसके बारे में कैलिब के अलावा सब जानते थे। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके सबसे छोटे दोस्त की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। वो जैसे देखकर जल्दी से अपने सरोवर से पोशी करते हैं। वहीं पर मटियोर की बारिश होना शुरू हो जाती है। वो उसे बचा कर वहाँ से निकल रहे होते हैं। एडिसन भी खुद को बचाते हुए इनके ऐसा लग होती है। जब वो किसी को नजर नहीं आती, कैलिब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। वहाँ पर एडिसन के हेलमेट में दरार आ जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, तो वो इसको ठीक करते हैं। इसी बीच डेलन भी बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन उसे कैलिब ने बचा लिया था। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं जिसकी खिड़कियां भी मटियोर लगने की वजह से टूट चुकी थी। इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, इसलिए वो जिंदा नहीं रहते थे। सभी उस रोवर में बैठकर अपने मौत का इंतजार कर रखते हैं। सब समझ गए थे कि अब वो नहीं बच सकते, मगर इन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी साथ मरेंगे। जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिब एक बेड पर पड़ा हुआ है जो कि ओमेगा पर पहुंच चुका है। मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके हैं। कैलिब ड्रायो स्लीप में था, मतलब स्लीपिंग चैम्बर में था, लेकिन अब वो जाग जाता है। वो चांद पर से ओमेगा पर आ चुका होता है, लेकिन ओमेगा पर आ तो जाता है, लेकिन उसे अपने दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है। उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी वहाँ पर वह एक नर्स आती है, उसे ऑडियो रिकॉर्डर देती है जिसमें उसके दोस्तों की वॉइस होती है जो कि बड़े हो चुके थे। उसे पता चलता है कि उस दिन सबको बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी ज़िंदगी गुजार चुके थे, जैसे कि एक दोस्त ने अपना बेसबॉल टीम बनाई थी और दूसरे ने एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। बाकी बात के मुताबिक एडिसन ने डेलन से शादी कर ली थी और ये सब वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो अभी भी परेशान था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ पर मेगा प्लान पर एक फैमिली को गोद ले लिया था। वो हॉल में अब घुल मिल रहा जाता है। वो यहाँ पर एडिसन के भाई को दुखता है, जिसके बारे में एडिसन ने से बताया होता है कि वो इसकी मोम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैलिब एडिसन के भाई को उसके बारे में अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर मारने के जैसे काम के असूलों के खिलाफ काम करने को रोका। और यहाँ पे मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।